आज मेरी पतियाला की मुलाकात के दरमियान मैंने देश में आज पीजी मेडिकल कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए नीट की एग्ज़ाम आयोजित की गई है। मैंने एग्ज़ाम सेंटर की मुलाकात की, स्टूडेंट के पेरेंट्स को मिला और स्टूडेंट को भी नीट एग्ज़ाम पास करने के लिए शुभकामनाएं दी। देश में मेडिकल एजुकेशन बढ़े, देश के स्टूडेंट को मेडिकल एजुकेशन लेने के लिए दुनिया में बाहर न जाना पड़े, इसलिए भारत सरकार ने 2014 के बाद मोदी जी ने जो पहले 54,000 MBBS की सीट होती थी, आज बढ़ के 1,02,000 से अधिक हो गई है। वैसे ही पीजी की सीट 34,000 थी, आज बढ़ के 70,000 नज़दीक पहुंची है। मेडिकल कॉलेज भी 350 से बढ़ के 664 हो गई है, यानी कि मेडिकल सीटें बढ़ रही हैं, पीजी की सीट बढ़ रही है। देश के स्टूडेंट को इंडिया में ही मेडिकल एजुकेशन लेने के लिए अवसर मिले, इस दिशा में कार्य हो रहा है। मोदी जी ने पहली बार देश के हेल्थ सेक्टर को डेवलपमेंट के साथ जोड़ा है। कोई देश समृद्ध तब हो सकता है जब देश के नागरिक स्वस्थ हो। देश के नागरिक स्वस्थ होता है तो सोसाइटी स्वस्थ होती है। स्वस्थ सोसाइटी समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। और हेल्थ सेक्टर को हॉलिस्टिक दृष्टि से देखा गया, मेडिकल सीटें बढ़ाई गई, लेकिन उसके साथ देश में 1,50,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ओपन किया गया, जहां लोगों को वेलनेस के लिए भी सुविधा होती है। सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ, मेडिकल कॉलेज के साथ हब एंड स्पोक सिस्टम के द्वारा ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके टेली कंसल्टेशन का भी प्रारंभ किया गया। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि दैनिक प्रतिदिन 3 लाख से अधिक लोगों को टेली कंसल्टेशन से एडवाइस मिल रही है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 4-5 हज़ार के पॉपुलेशन पर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होता है। गांव के गरीब व्यक्ति जब हॉस्पिटल तक आते हैं या तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तक आते हैं, तो वहाँ के डॉक्टर उसका निदान करता है और उसको ऐसा लगे कि उसको सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की एडवाइस की आवश्यकता है, तुरंत ही संजीवनी प्लेटफॉर्म पर जाके सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ जुड़ जाते हैं। सुपर स्पेशलिस्ट वहाँ बैठे बैठे यहाँ हमारे गांव में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर डॉक्टर को गाइड करता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को गाइड करता है। उससे 3 फायदा होता है। गरीब व्यक्ति को दूर जाना नहीं पड़ता है, उसका खर्च बच जाता है। जब व्यक्ति दूर हॉस्पिटल में जाते हैं या तो डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर आते हैं, तो उसके साथ दूसरे व्यक्ति को भी उसके साथ मदद के लिए लाना पड़ता है। दोनों का काम भी जाएगा, रोजगारी भी जाएगी और खर्च भी बढ़ेगा। तीसरा, कोई प्राइमरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कोई प्राइमरी सिम्टम, कैंसर का सिम्टम हो या तो कोई हार्ट डिसीज़ का सिम्टम हो, स्पेशलिस्ट डॉक्टर तुरंत ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उसका जीवन भी बच जाता है। इस दृष्टि से टेली कंसल्टेशन किया जाता है। आप आयुष्मान भारत योजना के बारे में जानते हो। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश में 50 करोड़ से अधिक लोगों को आज 5 लाख तक फ्री उपचार ऑपरेशन हो रहा है। एक बहुत बड़ी सिद्धि है। 6 करोड़ से अधिक लोगों को आज ट्रीटमेंट दी गई है। वर्तमान दिनों में जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। मोदी जी ने देश में कोई गरीब व्यक्ति को बिना पैसे से, बिना दवाई नहीं मिलने से किसी के परिवार में मृत्यु की नौबत नहीं आनी चाहिए।
इस बात को चरितार्थ करने के लिए 9,000 से अधिक देश में जनऔषधि केंद्र खोले हैं। ये जनऔषधि केंद्र पर सस्ती और क्वालिटी मेडिसिन मिलती है। सस्ती यानी कि आप कोई कैंसर की मेडिसिन सामान्य फार्मेसी में लेने के लिए जाए और ब्रांडेड मेडिसिन लेके आए तो वहाँ 1,000 रुपीज़ की एक ट्रिप मिलती है, तो जनऔषधि केंद्र पर 200 रुपीज़ की मिलती है। यही क्वालिटी की बेस्ट ट्रीट मेडिसिन उपलब्ध कराई जा रही है। 7 तारीख को जनऔषधि दिन है। जनऔषधि दिन पर सारे 9,000 जनऔषधि केंद्र पर जनऔषधि सस्ती भी उत्तम भी ऐसा अभियान के द्वारा पब्लिक को अवेयर की जाएगी ताकि लोग अपने पॉकेट खर्च को कम करें। वर्तमान समय में हैबिचुअल डिसीज़ बढ़ रहा है। क्या हुआ तो कहे बीपी है, कोई कहेंगे डायबिटिक है, कोई कार्डियक पेशेंट है, किसी को कैंसर की बीमारी है। ऐसे सब डिसीज़ में लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है। और कोई अमीर बीमारी तो कभी किसी को पूछ के नहीं आती है, वो अमीर के यहाँ भी आती है, गरीब के यहाँ भी आती है। कोई अमीर के यहाँ बीमारी आती है तो उसके जेब में पैसा होता है, इलाज कराने में उसको सुविधा होती है। लेकिन कोई गरीब के यहाँ बीमारी आ जाती है तो उसके जेब में पैसा नहीं होता है, दिक्कत होती है। और कोई हैबिचुअल डिसीज़ लग जाते हैं और 4-5 हज़ार का प्रति महीने मेडिसिन का खर्च हो जाता है, तो उसके परिवार पर बहुत मुश्किल स्थिति में आ जाते हैं। और वो जनऔषधि केंद्र पर जाके आज मेडिसिन ले रहे हैं तो वहाँ उसको सस्ती मेडिसिन मिलती है, उसकी बचत हो जाती है, जो अपने परिवार के पोषण के लिए उपयोगी होती है। इस तरह से देश में हेल्थ को एक्सेसिबल और एफोर्डेबल बनाई जा रही है। देश के हर व्यक्ति को हेल्थ सुविधा मिले, उसके स्वास्थ्य को उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। आपने ये भी देखा है कोविड क्राइसिस के दरमियान 220 करोड़ डोज देश में लगाए गए और मुफ्त वैक्सीन दिया गया ताकि देश कोविड क्राइसिस के सामने अच्छी तरह से लड़ पाया। और लास्ट वीक में एक इंटरनेशनल स्टडी आई है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि भारत में 34 लाख लोगों को बचाने में हिंदुस्तान सफल रहा, क्योंकि हिंदुस्तान ने टाइम पे देश में वैक्सीनेशन किया और मुफ्त वैक्सीनेशन किया। मतलब डिमांड की ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੁਭਾਵਾਂਗਾ कि केंद्र ਤੇ पंजाब किਵੇਂ काम करेगा। स्वाभाविक है, मैं भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्टर के रूप में यहाँ आया हूँ। राज्य के हेल्थ मिनिस्टर भी मुझे मिले हैं और भारत सरकार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में मानती है। हर राज्य की सरकार को हम हर तरह से मदद कर रहे हैं। उसमें कौन से स्टेट में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है ये हमारे लिए मायना नहीं रखता है। सरकार सरकार होती है और भारत सरकार हर संभव पंजाब को मदद कर। सर, हेल्थ वेलनेस सेंटर को आम आदमी क्लिनिक में कन्वर्ट किया जा रहा है। सर, एनएचआरएम का स्टेट बोर्ड की पैसा रोका गया है, कैसा है कि एनएचआरएम का पैसा आपने रोका है? सर, सरकार कोई स्कीम बंद कर देती है तो स्वाभाविक तौर पर सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम कोई स्टेट में बंद हो जाए तो पैसा स्वाभाविक ना मिले। मैंने यहाँ कहा है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चालू रखिए, बाकी आपकी जो व्यवस्था करनी है वो भी आप कर सकते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर रहेंगे तो स्वाभाविक तौर पर हमारी ग्रांट मिलेगी, क्योंकि एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आज राज्य में चलने वाली सभी हेल्थ की, आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए मेडिसिन खरीदनी है तो भारत सरकार का 60% पैसा लगता है। आप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया, उसको अपग्रेड करने के लिए 10 लाख रुपया भारत सरकार ने दिया। उसके पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर रखने के लिए प्रतिवर्ष 8 लाख रुपया भारत सरकार दे रही है। यानी कि ऑल टाइप ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेक्टर के लिए जो खर्च लगता है उसमें नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हम 60% पैसा देते हैं। हेल्थ कोई पॉलिटिक्स का विषय ना बने, उसके लिए हम सभी राज्य को भी अवारनवार कंसल्टेशन करते हैं। हेल्थ होती है और हेल्थ देश के नागरिक के साथ जुड़ी हुई है,
इसलिए हम सभी को मदद कर रहे हैं। सर जो पंजाब की आम आदमी पार्टी है उसने एक पंजाब पार्टी है उसने आम आदमी पार्टी पंजाब की ਸਰ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਜੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ गाँव के लोगों से पंजाब में जन औषधि केंद्र खुले। मैं तो आपको भी कहता हूँ कि एक राज्य के गरीब और मध्यम वर्ग के लोग, उसके लिए ऐसी मना नहीं है कि अमीर लोग आएंगे तो उसको मेडिसिन नहीं मिलेगी, सभी के लिए है। हम सबको जितना हो सके इतना उसका प्रचार प्रसार करके, ये सरकार ही खोले ऐसा नहीं है, प्राइवेट व्यक्ति भी खोल सकती है। हमारी जन औषधि परियोजना की वेबसाइट पे जाके एक फॉर्म, सामान्य फॉर्म मैंने बनाया है, उसको डाउनलोड करके कोई भी व्यक्ति जो फार्मासिस्ट है वो भी खोल सकता है, कोई एनजीओ भी खोल सकती है। वो खोले तो हम उसको 5 लाख की मदद भी करते हैं, और प्रति महीने 15,000 रुपये के तौर पे, क्योंकि शुरुआत में बहुत सस्ती है, सस्ती होने के नाते उसकी इनकम बहुत नहीं होगी तो बंद करने की नौबत ना आए, इसलिए भी हम मदद करते हैं। और 20% जन औषधि केंद्र कोई चलाएंगे तो चलाने वाले लोगों को 20% हम कमीशन भी देते हैं, ताकि एक व्यक्ति को रोज़गार भी मिले, उसका घर भी चले और सेवा भी हो। यानी कि जन औषधि सेवा भी है, जन औषधि रोजगार भी है। पटियाला की बात की जाए, आपने लीला हॉस्पिटल का दौरा किया। पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि पैसा उनका लगा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लगा, वो अपनी मर्जी से जो नाम रखना चाहे आम आदमी। कोई राज्य अपनी ओर से कोई स्कीम चलाए उसमें किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होती। सवाल इतना है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, ये स्कीम कन्वर्ट नहीं हो सकती है। कोई राज्य उसको अमल ना करना चाहे तो बंद कर दे, ये एक विषय है। केवल विषय इतना ही था कि उसको कन्वर्ट ना किया जाए, और हमने उसको पूछा था, उन्होंने आज मुझे कहा है कि हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को चलाएंगे। प्रश्न ही है कि जो आम ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਅੱਜ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ, ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ शुभेच्छा मुलाकात सर मेरा सवाल है पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर उसके बारे में क्या है, जो थानों में धरने इस समय लड़ाई काफी। सर G20 जो हेल्थ के बाद G20 लेके आ रहे थे, वो प्रोग्राम भी पंजाब में रद्द हो गया है। सुरक्षा के मद्देनजर कैसा देख रहे हो, क्यों केंद्र ने ये रद्द कर दिया G20 का जो समागम होना था? मुझे पता नहीं, मैं देख लूँगा। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रश्न बुरा है। ਜਿਹੜੇ यूनियन हेल्थ मिनिस्टर आए हैं वो किस मंच से विजिट है जी? आई थिंक एक ਤਾਂ ऑफिशियल विजिट ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਪਰਸਨ ਇੰਚਾਰਜ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर के बारे की कहें जो आज स्थिति है पंजाब की? बहुत भयानक स्थिति है, नाजुक स्थिति है, इसनों ठीक करना चाहिए, क्योंकि पंजाब के लिए जो हो रहा ठीक नहीं हो रहा। जिमें पहला हो रहे सेवा केंद्र होंगे सी, सेंट्रल गवर्नमेंट वालों बनाए गए सी, केंद्र सरकार का पैसा, उत्थे आम आदमी क्लीनिक बन चुका है, ठीक है? देखो जो क्लिनिक बने ने, जो लोगों ਨੂੰ सहूलतां मिलणगियां और शायद मिल रही ने, मैनू पता नहीं, क्योंकि इन्हां दा तां एडवर्टाइजमेंट बजट ही इन्ना वड्डा है कि एडवर्टाइजमेंट ही होई जा रही है, असली ग्राउंड ते की है की नहीं। मैनू खुशी होएगी जे असली ग्राउंड के उत्ते अच्छा काम हो रहा है, पर ਇਹਦਾ मतलब नहीं कि वो तुसी क्रिएट करन दे लई तुसी दूजे ਜਿਹੜੇ चलते हुए इंस्टीट्यूट सी
ਚਾਹੇ ਬੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਣ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਖੀ, ਤੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਔਰ ਚਲੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਗਵਰਨਮੈंट ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ नहीं करना चाहिए। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।